सभी को मेरा प्रणाम। मैं सुनील कुमार ट्रिपल एस स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल पर आज और अभी से हिंदी की कक्षाएं शुरू हो रही हैं, जिसके अंतर्गत हिंदी के प्रत्येक विषय के बारे में जानकारी दी जाएगी। प्रत्येक विषय से संबंधित प्रश्नोत्तरी यहाँ पर की जाएगी। हम धीरे धीरे सरल से कठिन प्रश्नों की ओर चलेंगे ताकि छोटे से लेकर बड़े सबके समझ में आ जाए। अगर आप स्कूल लेवल पर पढ़ रहे हैं या फिर आप किसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित मानिए कि आपके लिए ये कक्षाएं बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। हिंदी विषय जिस किसी भी पेपर में आता है तो ये मान के चलिए कि ये हमारी कक्षाएं आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली हैं। और इस कक्षा के अंदर रोज़ाना 10 से 15 प्रश्न किए जाएंगे। बिल्कुल सरल भाषा से लेकर हम कठिन भाषा की ओर चलते जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न के पीछे उत्तर का प्रमाण सहित हम इसको जानेंगे कि किस प्रकार से क्या चीज़ें आई, किस प्रकार से हुआ। तो प्रमाण सहित हम सब चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारे अगले आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 1, भाषा शब्द किस शब्द से मिलकर बना है? तो इसमें सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया कि भाषा शब्द किस शब्द से मिलकर बना है, यानी कौन सी धातु, कौन सा शब्द जिससे भाषा शब्द बना हुआ है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सिर्फ एक ऑप्शन चूज करना है। ए, राख, बै, भास, से, साख, द, श्राद्ध। तो आपको पता होना चाहिए कि भाषा शब्द भास शब्द से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? भास शब्द से भाषा का निर्माण हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 2 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 2, भास धातु, अभी जो भाषा शब्द बना था भास धातु से, तो पूछा गया कि उस भास धातु का अर्थ क्या होता है। तो भास धातु का अर्थ क्या होता है? बहलाना, फुसलाना, खुशी व्यक्त करना, विचार प्रकट करना या शांति स्थापित करना। तो ध्यान रखिए, हिंदी के अंदर भास धातु का अर्थ होता है विचार प्रकट करना। क्या होता है? विचार प्रकट करना, यानी ऑप्शन नंबर से बिल्कुल क्या होगा? से। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में है भाषा का विकास क्रम। भाषा का सही विकास क्रम क्या है? कहने का मतलब ये कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर भाषा डेवलप कैसे होती है, किस प्रकार से भाषा का विकास होता है बच्चे के अंदर। तो वो अपने को एक ऑप्शन इसके अंदर देखना कि किस प्रकार से बच्चा पहले क्या करना सीखता है, उसके बाद बच्चा क्या करना सीखता है, उसके बाद क्या करना सीखता है और लास्ट में वो कहाँ तक जाता है सीखता सीखता। ठीक है, तो इस प्रकार से वो देखना अपने को कि जैसे ऑप्शन नंबर ए पहला ए, तो बोलना, लिखना, सुनना और पढ़ना। बे, लिखना, पढ़ना, बोलना, सुनना। से, पढ़ना, सुनना, बोलना, लिखना। दे, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ध्यान से समझने की कोशिश करो। जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के बाद उसके अंदर कौन सी ऐसी शक्ति है सबसे पहले जो कर सकता है? अब ये तो है नहीं कि बच्चे ने जन्म लिया और लेते ही पेंसिल हाथ में ली और अपना नाम लिखना स्टार्ट कर दिया, या फिर कोई बुक ली और पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो सबसे पहले बच्चे के पास एक ईश्वरीय शक्ति प्राप्त होती है। बच्चे को जन्मजात बोलते हैं उसको। जन्मजात ईश्वरीय शक्ति ये होती है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके तुरंत बाद उसको सुनना क्या कहता है, वो सुनने लगता है। तुरंत बाद वो सुनने लगता है। जैसे बच्चे ने जन्म लिया तो उसके आस पड़ोस मम्मी पापा जो खड़े हैं वो बोल रहे हैं ना, तो वो बच्चे को क्या है, क्लियर सुनाई देता है ऐसे कैसा। लेकिन उस चीज़ पे वो अमल नहीं कर पाता, गौर नहीं कर पाता कि ये क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वो समझने की शक्ति उसके पास है उस टाइम तक, कुछ हद तक उसके पास वो नहीं होती है। तो सबसे पहले बच्चे के पास जन्मजात शक्ति होती है सुनने की। तो सबसे पहले बच्चा क्या करता है? सुनने का प्रयास करता है। उसके बाद बच्चे ने सुन लिया, अब धीरे धीरे उस पर वो अमल करेगा। रोजाना बच्चे उसके आगे घर वाले उसके आगे एक एक बात बोलेंगे तो वो धीरे धीरे क्या करेगा?
सुनते 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 वो प्रयास करेगा उस चीज़ को ऐसा कैसा बोलने की। तो घर वाले जैसे बच्चे के मम्मी पास पापा उससे बुलवाने का प्रयास करेंगे, जैसे कहेंगे कि बेटा दादा बोलो। तो अब वो क्या करेगा, धीरे धीरे दादा पूर्ण रूप से नहीं बोल पाएगा, लेकिन कोशिश करेगा वो, जैसे दाद बोलेगा, कभी दादा बोलेगा, दादी बोलेगा। तो किस प्रकार से कर करके वो क्या करता है, धीरे धीरे पहले बोलना सीखता है। अब उसने क्या कर लिया, सुनना आ गया तो उसको धीरे धीरे उसने उस पर अमल किया, गौर किया, वो धीरे धीरे बोलने लग गया। बोलने के बाद वो क्या करने लगता है, फिर वो पढ़ना सीखता है। क्या चीज़ है, उसको क्या करते हैं, पहले पढ़ना सीखता है। अगर उसको पढ़ना आता है ना तो ही वो बाद में लिख पाएगा। ये नहीं है कि सीधा लिखना स्टार्ट कर दिया। अब ये बताओ लिखना कब स्टार्ट करेगा। जैसे अब सीधा बच्चे को बोल दे कि चल बेटा कमल नाम लिखो आप, तो कमल नाम वो सीधा कमल नाम नहीं लिख पाएगा। क्यों नहीं लिख पाएगा, क्योंकि उसको ये जानकारी नहीं है कि कै कैसे होता है, मैं कैसे होता है और लय कैसे होता है। अगर उसको पढ़ना आ गया कि कै ये होता है और मैं ये, इस प्रकार की जानकारी उसको आती है ना, तो ही वो क्या करेगा, लिख पाएगा। तो इसका मतलब पहले क्या होगा, फिर पढ़ना सीखेगा और अंत में क्या सीखेगा, लिखना। तो ऑप्शन नंबर अपना द, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। तो समझ में आ गया होगा शायद कि सबसे पहले बच्चा क्या करता है, सुनना सीखता है, सुनने के बाद वो बोलने का प्रयास करता है, बोलने के बाद वो पढ़ने का प्रयास करता है और अंत में क्या करता है, लिखने का प्रयास करता है। आई होप ये प्रश्न आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। 4 नंबर प्रश्न, मुख्यतः भाषा के कितने प्रकार होते हैं। तो अब पूछा गया इसके अंदर कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं। तो भाषा के कितने प्रकार होते हैं ये पूछा गया इसके अंदर। तो मुख्यतः भाषा के 3 प्रकार होते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको देखने को मिलता है कि भाषा के 2 प्रकार होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। लेकिन असल में ये नहीं है। सांकेतिक भाषा को भी भाषा का ही एक प्रकार माना गया है। तो भाषा के प्रकार कितने होंगे, 3 होंगे, यानी ऑप्शन नंबर स। क्यों होंगे, क्योंकि देखो मौखिक भाषा हम बोलकर हम किसी चीज़ को प्रकट करते हैं, वो भी एक प्रकार से भाषा है। उसके बाद हम लिखकर प्रकट करते हैं, उसके बाद हम संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं। तो तीनों किसी न किसी प्रकार से हम आगे वाले को समझाने का प्रयास करते हैं। तो तीनों क्या होंगे, भाषा के प्रकार माने जाएंगे। तो भाषा के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, ध्यान से प्रश्न को पढ़िए पहले। देखिए प्रश्न के अंदर कहा गया कि एक नेता द्वारा सभा को संबोधित करना किस प्रकार की भाषा का उदाहरण है। यानी एक नेता किसी जनता को संबोधित करता है, अपने भाषण देता है, सामने खड़ा होके जनता को संबोधित करता है, अपने भाषण देता है। तो वो किस प्रकार का उदाहरण, किस प्रकार के उदाहरण के अंतर्गत वो आएगा, भाषा का कौन सा उदाहरण है। अब नेता संबोधित कर रहा है तो किस प्रकार से संबोधित कर रहा है, वो बोलकर माइक के अंदर अपने क्या करेगा, माइक के अंदर बोल के संबोधित कर रहा है। इसका मतलब वो मौखिक भाषा के अंतर्गत आएगा। कैसे आएगा, क्योंकि बोलकर अपने विचार प्रकट कर रहा है, तो सीधी सी बात है वो क्या आएगा, मौखिक भाषा के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन नंबर स बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो अगला 6 नंबर प्रश्न है कि समाचार पत्र किस भाषा का उदाहरण है। देखिए समाचार पत्र जो अखबार होता है वो अपने सुबह सुबह आता है। तो पूछा गया कि किस भाषा का, मतलब किस प्रकार की भाषा का ये क्या है, उदाहरण है। तो समाचार पत्र सबको पता है, बोलता तो है नहीं। तो समाचार पत्र में क्या होता है, प्रिंट किए हुए आते हैं, लिखे हुए आते हैं, छपे हुए आते हैं। तो वो लिखित भाषा का क्या हो जाएगा, उदाहरण। क्यों, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, लिखा हुआ आता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ब, लिखित भाषा का। क्योंकि अपने विचार, अखबार वाले जो प्रिंटिंग प्रेस वाले होते हैं वो अपने विचारों को किस प्रकार प्रकट करते हैं, लिख कर प्रकट करते हैं, इसलिए उसको क्या कहेंगे, लिखित भाषा का एक उदाहरण कह सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। 7 में कहा गया है, देखना प्रश्न नंबर 7, सड़क चौराहे पर एक यातायात पुलिस कर्मचारी द्वारा इशारे या संकेत देना किस भाषा का उदाहरण है। सड़क चौराहा होता है जहाँ पर 4 रास्ते निकलते हैं एक साथ। तो वहाँ पर एक सड़क पर यातायात कर्मचारी खड़ा होता है, पुलिस का एक कर्मचारी खड़ा होता है जो संकेत देता है, निर्देश देता है कि इधर वाली गाड़ी एक बार रुक जाएंगी तो उधर वाली गाड़ियाँ चलने लग जाएंगी, और उधर वाली रुक जाएंगी तो इधर वाली गाड़ियाँ चलने लग जाएंगी। तो वो
अपने हाथों से इशारे करता, वो बोल के नहीं बताता कि रुक जाओ आप, वो बोल के नहीं बताता, वो क्या करता, हाथों से इशारे करता। तो ये पूछा है कि वो इशारे और संकेत देना वो किस भाषा का उदाहरण हो सकता है, किस भाषा का उदाहरण है। अब सीधी सी बात है, वो लिख के भी नहीं बता रहा या फिर वो बोल के भी नहीं बता रहा, तो लिखित और मौखिक तो बिल्कुल नहीं होंगी। यानी वो अपने हाथों से ऐसे कर रहा है कि आप रुक जाओ, हाथ हाथ ऊपर खड़ा करके, ठीक है, और एक हाथ हिला के वो बता रहा है कि इधर से इधर चलो। तो मतलब वो क्या कर रहा है, संकेत दे रहा है, संकेत दे रहा है कि आप इधर से चलो और आप इधर रुक जाओ। तो सांकेतिक भाषा का क्या होगा, ये उदाहरण होगा। ठीक है, कौन सी भाषा का उदाहरण होगा, सांकेतिक भाषा का। तो ऑप्शन नंबर स बिल्कुल सही हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, हिंदी किस भाषा का शब्द है। तो ये पूछा गया कि जो हिंदी शब्द है वो किस भाषा का शब्द है। तो हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है रे, हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर स बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, हिंदी भाषा का विकास कहाँ से हुआ था। अब ये थोड़ी सी है ना समझने की चीज़ है, इसको हम अच्छे से क्या करेंगे, समझेंगे कि हिंदी भाषा का विकास कहाँ से हुआ था। अब कैसे हुआ था, किस प्रकार हुआ था, ये ध्यान से देख लेना। एक बार इस चीज़ को हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं कोरे पेज पे। एक बार इसके ऑप्शन देख लो, हिंदी भाषा का विकास कहाँ से हुआ, उर्दू से, फारसी से, सिंधी से या शोर सेनी से। तो एक बार इसको हम क्या करेंगे, विस्तार से समझेंगे। यहाँ देखो, सबसे पहले सभी भाषाओं की जननी होती है संस्कृत। क्या होती है, संस्कृत। अब संस्कृत ने क्या कर दिया, संस्कृत ने पाली भाषा को जन्म दिया। किसको दिया, पाली भाषा को जन्म। अब संस्कृत से पाली भाषा आई, पाली भाषा से क्या हुआ, प्राकृत भाषा। क्या बनी, पाली भाषा से बनी प्राकृत भाषा। अब प्राकृत भाषा का एक बिगड़ा हुआ रूप आया, बिगड़ा हुआ रूप आया, उसको बोलते हैं अपभ्रंश। क्या बोलते हैं, अपभ्रंश। पाली भाषा का बिगड़ा हुआ रूप है अपभ्रंश। अब अपभ्रंश का एक भाग है, उसका नाम है शोर सेनी। क्या नाम है, शोर सेनी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, पहले सभी भाषाओं की जननी संस्कृत, संस्कृत से आ गई पाली, पाली से बन गई प्राकृत, प्राकृत से, प्राकृत का एक बिगड़ा हुआ रूप है अपभ्रंश, और अपभ्रंश का ही भाग है एक शोर सेनी। तो ये जो हिंदी भाषा का जो विकास हुआ ना, वो कहाँ से हुआ है, यहाँ शोर सेनी से उसका क्या हुआ है, विकास हुआ है। शोर सेनी से हिंदी भाषा का अपने विकास हुआ है। तो समझ में आ गया होगा कि ये किस प्रकार से हिंदी भाषा का विकास हुआ। तो शोर सेनी इसके अंदर है, ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही होगा। तो हिंदी भाषा का विकास अगर पूछा जाए कहाँ से होता है, तो कहाँ से, शोर सेनी से होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज का 10वां और लास्ट प्रश्न, आज 10 ही प्रश्न करेंगे। देवनागरी लिपि का अंतिम व्यंजन कौन सा होता है। देखो ध्यान से पूछा गया, सबसे पहले तो लिपि कौन सी दी गई अपने को, देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि की बात पूछी गई है, देवनागरी लिपि की बात पूछी गई है। उसके बाद उसमें पूछा क्या कि अंतिम व्यंजन पूछा है। कौन सा पूछा है, अंतिम व्यंजन पूछा है, देवनागरी लिपि का अंतिम व्यंजन पूछा। सबको पता है कि हिंदी भाषा की अपनी लिपि कौन सी है, मानक लिपि हिंदी भाषा की देवनागरी है। और देवनागरी लिपि के जो अपने चिन्ह होते हैं ना, लिपि क्या होती है, किसी भाषा के अपने कुछ खास चिन्ह होते हैं जिनके द्वारा हमको क्या करते हैं, भाषा को प्रकट करते हैं लिख कर, है ना। तो अब जो अंतिम व्यंजन है ना, वो कौन सा है देवनागरी लिपि का, तो वो होता है जे। क्या हो, ऑप्शन नंबर श, जे। वैसे अपनी भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में बच्चे इसको क्या बोलते हैं, गे, गे से ज्ञानी बोलते हैं, लेकिन सही इसका प्रोनाउंसिएशन होता है जे। ठीक है, तो ये होगा। लेकिन एक इससे और जोड़ रहा हूँ मैं, ऐसे ही जैसे हिंदी भाषा का अंतिम व्यंजन हो गया जे, ठीक है, या फिर गे। लेकिन अगर पूछा जाए कि, सॉरी हाँ, देवनागरी लिपि का अंतिम व्यंजन जे, अगर पूछा जाए आपको कि हिंदी भाषा का अंतिम व्यंजन क्या होगा, तो ये ध्यान रख लेना, ये संयुक्त व्यंजनों के अंतर्गत आते हैं। हिंदी भाषा का अंतिम व्यंजन अगर पूछा जाए, तो हिंदी भाषा का अंतिम व्यंजन होता है से हल। अगर पूछा जाए देवनागरी लिपि का अंतिम व्यंजन क्या होगा, तो क्या होगा,
गे, ठीक है। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखना। आई होप आज जो मैंने 10 प्रश्न करवाए वो आप सबको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो अपना समझ में आया तो इसको लाइक किए। अगर आप चाहते हो कि इसी प्रकार के और प्रश्न हमको मिलें तो आप क्या करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाली क्लासें हिंदी की आपको क्या है टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप अच्छा पढ़ते रहें। तो सभी को